हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 16 का पूरा चैप्टर करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिवीजन नोट्स, यानी अगर आप चाहें तो इसके सारे नोट्स को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपके पास है तो आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इशू, यानी पर्यावरण को लेकर जो मुद्दे हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज दैट ऑकर इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड और वाटर और सॉइल इज नोन एज पॉल्यूशन। पहला सवाल है कि आखिर पॉल्यूशन कहते किसे हैं, पॉल्यूशन है क्या। हम कहते हैं कि हवा प्रदूषित है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है। ऐसी कंडीशन हम लोग कब कहते हैं, तब कहते हैं जब हवा, ज़मीन, पानी या फिर सॉइल इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, ये अल्टर कर जाता है, तब हम जानते हैं कि अब ये अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं है और इसमें आ गया है चेंज, तो हो गया है इसका पॉल्यूशन। ऐसे एजेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हें प्रदूषित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है 1986 में। ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके और जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके बाय कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एक पॉल्यूशन का यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, देखिए चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो किसका पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे हवा प्रदूषित हो रही है। आगे टॉपिक है कि द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्स यानी स्रोत, आखिर ये पॉल्यूशन हो कहाँ से रहा है, पॉल्यूशन होने के कौन कौन से कारण हैं। तो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन होने के बहुत सारे कारण हैं। दे आर मेंशन बिलो इन फिगर 2, हम अगले फिगर में जानते हैं। पॉल्यूशन सोर्सेस यहाँ डायग्राम में बताया गया है। स्टॉर्म्स वाटर रन ऑफ फ्रॉम रोड्स, रेसिडेंशियल यार्ड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, इन सारे जगह से जो रन ऑफ होते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है। फिर एक कंबाइंड सीवर सिस्टम ओवरफ्लो, जब सीवर सिस्टम ओवरफ्लो कर जाता है तब भी पॉल्यूशन होता है। और इसे देखिए यहाँ पे कॉन्टेमिनेटेड सॉइल और ग्राउंड वाटर, डायरेक्ट डिस्चार्ज, एयर डिपोजिशन, यहाँ पे स्टॉर्म ड्रेन एंड और कंबाइंड सीवर, डायरेक्ट डिस्चार्ज, सम पोल्यूटेंट इन इन सेडिमेंट। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पॉल्यूशन के स्रोत हैं। पॉल्यूशन के स्रोत को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, पॉल्यूशन में हम पहला पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, यानी हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण कैसे होती है और इसे रोक कैसे सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन हार्मफुल है बोथ प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। जो प्लांट्स हम अपने आसपास देख रहे हैं और हम लोग जो खुद एनिमल्स हैं, इन सब के लिए हवा काफ़ी हानिकारक है। एयर पोल्यूशन अफेक्ट द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, अगर हवा प्रदूषित है तो क्रॉप की उत्पादकता में भी, गुणवत्ता में भी ये फर्क पड़ेगा। हवा प्रदूषण से ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग वही हवा तो लेते हैं, सांस हम लोग क्या लेते हैं। अगर हवा प्रदूषित हो जाएगी तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पोल्यूटेंट आर रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। अब ये एयर पोल्यूशन भी दो प्रकार का होता है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में एक होता है पार्टिकुलेट जो पार्टिकल्स के तौर पर होता है, और दूसरा होता है गैसियस एयर पोल्यूटेंट। ये थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होते हैं, स्मेल्टर से रिलीज होते हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज़ ही इनको रिलीज करते हैं। ये पोल्यूटेंट काफ़ी हार्मफुल हैं और इन्हें अगर इन्वायरमेंट में रिलीज करना है तो इससे पहले इनको फिल्टर करना पड़ेगा फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अगर एयर में पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, तो उनका रिमूवल करना पड़ेगा। तो एक मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये मेथड करना पड़ता है, उसके बाद हवा जो है रिलीज की जाती है इन्वायरमेंट में। अगर पार्टिकुलेट मैटर को इनहेल कर दिया जाता है, इनहेल यानी अगर हमने उसे सांस में ले लिया
तो इससे ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या हो जाएगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाएंगे, इन्फ्लामेशन यानी सूजन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है और समय से पहले आदमी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपको दिया गया है। यहाँ पे पहले कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। यहाँ पे ये डर्टी एयर है, ये डस्ट पार्टिकल्स है, डिस्चार्ज कोरोना है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा दी जाती है। फिर निगेटिवली चार्ज वायर है, इसको प्रोसेस किया गया और यहाँ पे क्लीन एयर आ गया। यहाँ पे है स्क्रबर, दो प्रकार होते हैं इसे डील करने के। स्क्रबर में यहाँ पे देखिए पार्टिकुलेट मैटर है, डर्टी एयर है, उसके बाद यहाँ पे वाटर और स्प्रे लाइम दिया गया और जब इससे प्रोसेस होकर हवा निकली तो क्लीन एयर मिला। नेक्स्ट है अनदर मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मेट्रो सिटी इज़ द एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल। अगर बड़े बड़े शहरों में हवा प्रदूषित है तो उसका प्रमुख कारण है ऑटोमोबाइल्स। जो व्हीकल्स यूज किया जा रहा है उनका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है इन ऑटोमोबाइल्स टू प्रिवेंट द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। और ऑटोमोबाइल जैसे कि चल रही है तो उससे बहुत सारे गैस भी रिलीज हो रहे हैं, वो भी पॉइजनस गैस, वो हवा में जाके मिल रही है, व्यक्ति उसको इनहेल करेगा, उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी। तो उसमें क्या किया है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया गया है। कैटालिटिक कन्वर्टर में आप लोगों ने पता किया होगा या फिर आपको पता भी होगा, आपके बाइक्स में भी लगा होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर में बहुत सारे कीमती मेटल्स लगाए जाते हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम के, रोडियम के, ये सारे कैटलिस्ट हैं और इनको ऑटोमोबाइल में फिट कर दिया जाता है। और अगर आपको इस कैटलिस्ट को बचाना है तो आपको अनलीडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लीड वाला पेट्रोल इसमें डलवाया तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि कितना महंगा है और कंपनी आपसे पैसे भी ली ही होगी इसे डलवाने के लिए, क्योंकि पैसा सारा कस्टमर ही देता है, कंज्यूमर ही देता है, आपको पैसा भी लगा होगा बाइक के साथ, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का फ़ायदा ये होता है कि जो कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये कन्वर्ट कर देता है, तो इससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता नहीं है, पॉइजनस गैस रिलीज होता नहीं है। तो इसीलिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, अब हवा को जब हवा देखा गया कि बहुत प्रदूषित हो गई, अब इसे कैसे बचाया जाए, तो अब सरकार को इस सामने आना पड़ा और उन्होंने एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया जो कि 1981 में था। क्यों बनाया गया, ताकि हवा को बचाया जा सके, इसके प्रदूषण का जो लेवल बहुत बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद ईयर 1987 में, यानी इसके ठीक 6 साल के बाद, एयर एक्ट वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। अब एयर एक्ट को अमेंड किया गया। आपको पता होगा कि संविधान में कई बार संशोधन किया जाता है, तो उसी पे ये जो एक्ट बना इसमें भी संशोधन किया गया। संशोधन ये था कि पहले तो एयर पोल्यूशन था, इसको रोकना था, ये एक चैलेंज था। उसके बाद 6 साल के बाद इसमें सुधार करके नॉइज़ को भी पोल्यूटेंट की श्रेणी में डाल दिया गया, नॉइज़ को भी। तो कुल मिलाकर 1987 में एयर एक्ट को अमेंड कर दिया गया और उसमें नॉइज़ को भी एज एन एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड कर लिया गया। फिर एक कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली का एक केस स्टडी दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। अगर वहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया लीड्स द कंट्री, तो दिल्ली इसमें सबसे आगे है। एयर पोल्यूशन दिल्ली में इतना सीवियर हो गया, इतना घातक हो गया कि एक PIL फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। PIL आपको पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने had advised public vehicles to switch from diesel to compressed natural gas। तो अब प्रदूषण को रोका कैसे जाए, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक व्हीकल्स सलाह दी कि आप पब्लिक व्हीकल से यानी डीजल से CNG पे शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि CNG काफ़ी चीप है, ये बड़ी ही कुशलता के साथ बर्न करता है
चूँकि सीएनजी बहुत ही सस्ती है और ये बहुत ही इफ़िशियंटली बर्न कर जाती है, तो और अगर रेसिड्यू की बात करें तो वेरी लिटिल ऑफ इट इज़ लेफ्ट अनबर्नड, और इसका कुछ ही हिस्सा जो है अनबर्नड रहता है, बाकी ये पूरी ही अच्छी तरह से बर्न कर जाती है, इसीलिए इसे प्रेफर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनजी को क्यों प्रेफर किया गया तो आप ये सारे रीजंस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर है कि अदर मेथड्स वेर ऑल्सो यूज टू रिड्यूस रेयर, बहुत सारे दूसरे मेथड्स भी अपनाए गए ताकि एयर पोल्यूशन को दिल्ली में कम किया जा सके, जैसे कि अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना, ओल्ड व्हीकल को आप हटा दीजिए, नए व्हीकल्स को लीजिए और पेट्रोल में सल्फ़र की मात्रा को कम कीजिए etc। अब हम एयर पोल्यूशन की चर्चा यहाँ पे पूरी होती है, हम आते हैं वाटर पोल्यूशन और इसके कंट्रोल पे। वाटर पोल्यूशन क्या है, तो यही जब वाटर के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है तो इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और इसे रोका कैसे जा सकता है, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि वाटर का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो गवर्नमेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट लागू किया। ये 1974 में आया था ताकि वाटर रिसोर्स को बचाया जा सके, वाटर जो संसाधन के रूप में हमें प्राप्त है उसको बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यहाँ पे इम्प्योरिटी हालांकि दी भी नहीं है, आ नहीं पाया ठीक से, तो यहाँ पे परसेंटेज बताई जा रही है कि अगर इतना % इम्प्योरिटी डोमेस्टिक सीवेज में मौजूद होगा तो ह्यूमन के यूज़ के लिए ये अनफिट है। सॉलिड्स आर इजी टू रिमूव, सॉलिड्स को आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन जो उसमें सॉल्ट मिल गए हैं जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट और दूसरे न्यूट्रिएंट, ये रिमूव करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। डोमेस्टिक सीवेज में मुख्य रूप से बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल यानी जो कि बैक्टीरिया के एक्शन से जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, वे एक समय पर्यावरण में मिल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैन बी यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। सीवेज वाटर में कितना अमाउंट है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, यही BOD बताता है। इसको शॉर्ट में हम लोग BOD कहते हैं। A presence of high amount of nutrient in water also result in excessive growth of planktonic algae in the water body। अगर वाटर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे प्लैंक्टोनिक एल्गी वाटर बॉडी में काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसे कि हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, जिससे कि वाटर में एक अलग कलर होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पानी होती है और उस पर पूरा हरा हरा है, पूरा हरा हरा होता है, वो एल्गल ब्लूम ही है। वो हो इसलिए गया है क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है जिसके कारण वो ग्रो कर गए। और कभी कभी तो ये इतना गहरा होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे अंदर में पानी भी है। अगर वहाँ पे कोई पैर दे दे तो उसका पैर नीचे चला जाएगा क्योंकि अंदर में तो पानी है। ये तो कलर ले लिया है ना, एल्गल ब्लूम हो गया, कलर एक इसमें आ गया है न्यूट्रिशन ले लेके। तो देखिए आगे यहाँ पे वाटर है, डायग्राम देखिए, वाटर 99.9% है, इसमें देखिए इम्प्योरिटी 0.1%। सस्पेंडेड सॉलिड में सैंड, सिल्केट, यानी इसमें कौन कौन से सॉलिड है जो कि सस्पेंड कर सकते हैं, इसमें तैरते रहते हैं, तो बालू, स्लिट, क्ले। कोलाइडल मटेरियल में बैक्टीरिया, क्लॉथ पेपर फाइबर। डिजॉल्व मटेरियल में न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम etc। तो ये थे वाटर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं बायोमैग्निफिकेशन पे। अक्सर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि बायोमैग्निफिकेशन है क्या। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल T1, T2, T3, T4, T5 यहाँ तक आपने पढ़ा होगा। और अगर इसके लेवल में टॉक्सिकेंट का मात्रा बढ़ता जाता है प्रत्येक एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ा, फिर ये दूसरे पे बढ़ा, फिर ये तीसरे पे बढ़ा, क्योंकि जो पहला ट्रॉपिक लेवल है उसको दूसरे ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, उसको तीसरे का, उसको चौथे का, तो ये टॉक्सिकेंट नष्ट नहीं होते हैं, ये पर ऑर्गेनिज्म पास करते जाते हैं। इसे ही कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इट अकर्स बिकॉज टॉक्सिकेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये होता है क्यों? क्योंकि टॉक्सिकेंट
कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से पचता नहीं है, इसीलिए ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर पास करते जाता है। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए वाटर है इतना ppm, इसको जू प्लैंकटन ने कंज्यूम किया, इसमें आ गया ये टॉक्सिकेंट 0.04 ppm, ये बढ़ता जा रहा है। स्मॉल फिश ने इसको कंज्यूम कर लिया, इसमें ये स्मॉल फिश को बड़ी मछली ने खा लिया, अब इसमें टॉक्सिकेंट का लेवल हो गया है 2। अब देखिए इसको कौन खाएगा, इसको खाएगी फिश ईटिंग बर्ड, जो मछली खाने वाली पक्षी होती है, तो इसमें आ गया 2.5 ppm। बायोमैग्निफिकेशन का सबसे खतरनाक एग्जाम्पल तब देखा गया जब ये बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि जो सबसे अपर ट्रॉपिक लेवल वाले जीव थे वो पूरी तरह से गायब ही हो गए, खत्म ही हो गए, विलुप्त हो गए। ये बायोमैग्निफिकेशन के कारण हो गया, क्योंकि उनमें लेवल जो है काफ़ी बढ़ गई थी टॉक्सिकेंट की। आगे है कि बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन मतलब एजिंग ऑफ द लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। जब न्यूट्रिएंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो लेक जो है एज करने लगता है। ए यंग लेक इज कोल्ड एंड क्लियर, अगर आप एक अच्छे लेक की बात करें तो ठंडा होता है, साफ़ सुथरा होता है। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि सरफेस रन ऑफ, सरफेस से जो पानी बह के आ रहा है, स्ट्रीम से यानी धाराओं से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सारी चीज़ें जब लेक में जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो इसके न्यूट्रिएंट्स भी लेक में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि लेक की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। समय के साथ लेक जो है शैलोअर, गहरा होने लगता है, क्योंकि उसमें सिल्ट और ऑर्गेनिक डेब्रिस जमा होने लगते हैं। उसके बाद लेक में टेकन ओवर बाय वार्म वाटर प्लांट एंड मास प्लांट, उसके बाद लेक में ऐसे प्लांट और प्लांट आते हैं जो कि मार्सी होते हैं, दलदली होते हैं, वार्म, जो कि गर्म पानी में रहना प्रेफर करते हैं। धीरे धीरे ये लेक जो है तैरते हुए प्लांट से पॉपुलेट कर दिया जाता है। उसके बाद लेक जो है लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, अब लेक नहीं रहा, लेक बन गया ज़मीन। और फिर है कि साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर सच एज नेचुरल एजिंग मे स्पेंड थाउजेंड ऑफ ईयर डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, और बहुत कुछ ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे उस एरिया का क्लाइमेट क्या है। Pollutant created from human activity like industrial and domestic effluent can radically speed up the aging process, और एजिंग प्रोसेस करने में सबसे बड़ा हाथ मानव का भी होता है, क्योंकि मानव बहुत सारे पोल्यूटेंट क्रिएट करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, डोमेस्टिक में भी बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, और इससे एजिंग प्रोसेस जो है इंक्रीज होने लगती है। इस कॉन्सेप्ट को कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। फिर है कि एल्गी की ग्रोथ रैपिड क्यों हो जाती है, ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट पानी में मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट। दिस विल रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसके कारण कि वहाँ पे अगर एल्गी की मान लीजिए ग्रोथ हो जाएगी, वहाँ पे न्यूट्रिएंट मौजूद है, तो उससे उस पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होने लगती है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि वहाँ रहते हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन ही चाहिए, और अगर उन्हें ये नहीं मिलता तो उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज वाटर पोल्यूशन। और कभी कभी तो वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि लेक ही मर जाता है। फिर हम आते हैं कि सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के मुख्य स्रोत कौन से हैं, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, तो 2 ही स्रोत है वाटर पोल्यूशन के, 2 सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये हम आएंगे नेक्स्ट पेज में जानेंगे। एक सोर्स होता है पॉइंट सोर्स और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। देखिए पॉइंट सोर्स वैसे सोर्स होते हैं जो कि सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स से होता है, यानी एक ही सोर्स है और आप पता कर पा रहे हैं कि यही सोर्स से ये हुआ है, जैसे कि पाइप से या फिर डिच से। नॉन पॉइंट सोर्स वैसे सोर्स होते हैं जो कि बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, मिल जाते हैं, आपस में डिफ्यूज कर जाते हैं। पॉइंट सोर्स में ही मान लीजिए पॉइंट सोर्स यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 10-20 और होंगे, कुछ तो ऐसे ही होंगे जिनका कि खोज भी अभी तक नहीं हो सका होगा। वो सारे मान लीजिए डिफ्यूज कर जाते हैं, डिफ्यूज करके नन पॉइंट बना लेते हैं, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर रन, एग्रीकल्चर से जो रन ऑफ होता है, पानी बहता है, उसमें न्यूट्रिएंट बहता है, वो भी एक नन पॉइंट सोर्स है। अब हम देखते हैं, क्योंकि वाटर सभी लोग कंज्यूम करते हैं, वाटर बिना जीवन कैसे हो पाएगा, तो वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है। तो डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल में ऑकर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो पानी में रहने वाले जीवन है, अगर वो पानी पॉल्यूटेड हो गया
उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पानी गंदा हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो मर जाएंगे। इकोसिस्टम में असंतुलन आ जाएगा। जो वाटर कॉन्टेमिनेटेड रहता है यानी प्रदूषित रहता है, उससे बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। कुछ खतरनाक मृत्युदायक बीमारी जैसे कि कोलेरा, डायजेंट्री, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, ये सब पॉल्यूटेड वाटर के ही कारण होता है। अगर आपसे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कारण बताइए कि कोलेरा क्यों होता है, तो चुपचाप लिख देना है कॉन्टेमिनेटेड वाटर के कारण। वाटर पोल्यूशन है तो देखिए याद कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इन सारा का अगर आपसे एक कारण पूछ लिया जाए तो आप सीधे लिख दीजिएगा पॉल्यूटेड वाटर के कारण। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विथ स्टोमेच, यानी और अगर ये सारे अगर डिजीज़ हो जाए तो ये सारे स्टोमेच से रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाटर रिपेलेंट इन इंडिया आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर, और वाटर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाटर रिपेलेंट ये पोल्यूटेड वाटर से ही के कारण ही हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा ए केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि वाटर तो वेस्ट हो ही चुका है, अब इसे ट्रीट कैसे किया जाए, पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है। हम इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस का यूज किया जा रहा है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, यानी कुछ प्राकृतिक प्रोसेस भी है, कुछ मानव ने भी बनाए हैं। इट इन्वॉल्व कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, उसके बाद होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्लोरीन ट्रीटमेंट। और देखिए पहला स्टेप क्या है कि हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद वाटर का फिल्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद उसे क्लोरीन से ट्रीट कर देंगे। फिर जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो बायोलॉजिस्ट फॉर्म ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेस विच विल 60 आउट ऑफ मार्शलैंड। उसके बाद क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने एक 6 दलदल को जोड़ा जो कि 60 हेक्टेयर दलदली एरिया में, यानी वो दलदली एरिया 60 हेक्टेयर का था। इस दलदली एरिया में क्या हुआ कि बहुत सारे प्लांट को, एल्गी को, फंडी को, बैक्टीरिया को उपजाया गया। वो क्या करते थे, ये सारे पॉल्यूटेंट्स को यहाँ डाला जाता था, न्यूट्रलाइज कर लेते थे या एब्जॉर्ब कर लेते थे या एसिमिलेट कर लेते थे। इस तरह से क्या हुआ, वाटर प्राकृतिक तौर से ही प्योरीफाई हो गया जैसे ये मार्स में बहा, यानी पानी गंदा हो ही चुका है। इसे क्या किया गया, 60 हेक्टेयर का ज़मीन लिया गया जो कि दलदली एरिया था, मार्शी लैंड था, वहाँ पे बहुत सारे एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया को उपजाया गया और वहाँ से पानी को बहाया गया। तो ये सारी जो 4-5 चीज़ें इन्होंने ही वाटर का मिलके काम तमाम कर दिया, यानी वाटर को नेचुरल रूप से ही प्योरीफाई कर दिया गया, ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। तो एक तो ये तरीका है। अब हम आते हैं सॉलिड वेस्ट पे। तो जो वेस्ट ऑफिस से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, स्टोर, हॉस्पिटल, ये सारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर इन सारे वेस्ट को डंप कर दिया जाए, यानी कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाए, तो वहाँ पे मक्खियाँ, चूहे, ऐसे करके इनका जन्म हो जाएगा। सैनिटरी लैंडफिल में कंसिस्ट ऑफ डिप्रेशन और ट्रेंच वेयर वेस्ट इज डंप्ड। वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकल में कन्वर्ट किया दिया गया है। आपको पता होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसे वेस्ट होते हैं जो कि एक समय के बाद बैक्टीरिया उन पर एक्शन करके डिकम्पोज कर देता है, काम खत्म। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, नेचुरली ब्रोकन डाउन होता ही नहीं है, इसीलिए तो नॉन है। तो ऐसा करना चाहिए कि उनके यूज को ही कम कर देना चाहिए। रिसाइक्लेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जिसे कि रिसाइकल कर करके कुछ ना कुछ कर लिया जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है जितना किया जा सके, हालांकि इसमें एनर्जी बहुत लगती है। हॉस्पिटल वेस्ट तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उन्हें तो इंसिनरेटेड टू प्रिवेंट, उन्हें तो इंसिनरेट यानी आप एक तरह से उन्हें तो आग लगा दिया जाता है ताकि कंटेमिनेशन ना फैले, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन जाएगा जिसे बीमारी होगी। सारा सामान पेशेंट पे अप्लाई किया जाता है, किसे कौन बीमारी है, हो सकता है वो दूसरे में भी फैल जाए, तो ऐसे करके उन्हें एकदम पूरी तरह से डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है ताकि इसका और स्प्रेड ना फैल सके, दूसरे लोगों में ना हो सके। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है ताकि यूजफुल मेटल उसे निकाला जा सके, और ये सारे धंधे डेवलपिंग कंट्री में होते हैं। दिस प्रोसेस इज स्टिल डन मैनुअली, और सबसे मेन बात क्या है कि अभी भी प्रोसेस मशीन तशीन से नहीं की जाती है, हाथ से की जाती है, जिससे कि जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंस होने का खतरा बना रहता है।
फिर है कि केस स्टडी ऑफ रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये हमारे एनसीईआरटी में पढ़ना है। प्लास्टिक वेस्ट को आखिर कैसे ठिकाना लगा जाए, ये इसमें पढ़ना है। देखिए, बेंगलोर में एक प्लास्टिक का थैला बनाने वाले एक व्यक्ति थे उनका नाम है अहमद खान। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक वेस्ट तो उन्होंने बहुत सालों से बनाया, अब इससे तो पॉल्यूशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो क्या किया गया, आंसर था पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड में भी अ फाइन पाउडर मेड फ्रॉम रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट लिया, उसका चूरा कर दिया, उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया और बनाया पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड को बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया गया और जब रोड जब बनाया जाने लगा तो उसमें इसको डाल दिया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि रोड की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई, जिससे इनकी बिटुमेन की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई और रोड इससे ज़्यादा समय तक चलने लगा, यानी रोड की लाइफ बढ़ गई। तो ऐसा दिमाग उन्होंने लगाया। फिर एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। तो यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर लिया तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी पर असर पड़ता है और क्रॉप की गुणवत्ता पर भी, उत्पादकता पर भी कितना होगी उस पर भी फ़र्क पड़ता है। इससे सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन भी होते हैं। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो केमिकल वाली फार्मिंग है इससे तो नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अगर एक ही बार में मान लीजिए मिट्टी ख़राब हो गई तो हम खाएंगे क्या आगे चल के। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का केस स्टडी यहाँ पे हमें करना है, जो कि हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारे पास कि मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और जीरो वेस्ट। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, जीरो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इस मेथड में द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल। इस प्रोसेस में अगर एक बार किए वेस्ट प्रोड्यूस हुआ तो क्या करते हैं, उसे साइकिल कर देते हैं और दूसरे प्रोसेस में उसे एज ए न्यूट्रिएंट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि रिसोर्स का एकदम आप कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में पैसा वसूल यूज होता है, एकदम अटमोस्ट यूटिलाइजेशन होता है और इससे प्रोडक्शन जो है काफ़ी बढ़ जाती है। क्रॉप वेस्ट कैन ऑल्सो भी यूज एज नेचुरल फर्टिलाइज़र। जो क्रॉप का वेस्ट हो गया उसे नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में यूज कर सकते हैं विद इन द सॉर्ट ऑफ कंपोस्ट। अब आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में सीधे मिलेंगे, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होते हैं, तो न्यूक्लियर वेस्ट से जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये म्यूटेशन यानी जीन में सडन चेंज कर देता है, म्यूटेशन हो जाती है। इससे हाई डोज अगर हो जाए तो न्यूक्लियर रेडिएशन जानलेवा है, लीथल है। लेकिन अगर लोअर डोजेज है तब भी कुछ बेहतर है नहीं। इससे बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेस्ट को एक बहुत ही पोल्यूटेंट है, बहुत ही ख़तरनाक पोल्यूटेंट है और इसे बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। फिर आगे है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो सूरज की जो किरणें होती है वो अर्थ पे पहुंचती है और अर्थ एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन की किरणों को ट्रैप कर लेता है, फांस लेता है और इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एसिड, वाटर वेपर, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एंड इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ दिस गैसेस ट्रैप मोर सनलाइट विच रेजेस द अर्थ टेम्परेचर। क्योंकि ये सारे गैसेस का कंसनट्रेशन भी बढ़ रहा है पॉल्यूशन के कारण, तो ये क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को लेती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज सिंपली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इससे क्या हुआ, ग्लेशियर पिघलने लगे, वेदर में चेंज आने लगा, ऑक्सीजन में कमी होने लगी, क्लाइमेटिक चेंज होने लगा। इससे फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर दोनों प्रभावित हो गए। फिर हम पढ़ते हैं कि ये टॉपिक वाइज है, ज़्यादा भारी टॉपिक है ये नहीं, आप आराम से इसे सुनिए और नोट कर लीजिए। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन के डिप्लीट कर रहा है, नष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो गुड ओजोन की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जो कि सूरज से आती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइव ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक है।
डीएनए के लिए हार्मफुल है, जो प्रोटीन हम लोगों में मौजूद है उनके लिए हार्मफुल है। अगर आपको अगर ओजोन लेयर की थिकनेस को मापना होता है तो एक यूनिट होती है इसके लिए, जिसे कि डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में है, टिक कर लीजिए। ऑक्सीजन व्हेन ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रे, जब ऑक्सीजन यानी O2 अल्ट्रावायलेट रे को कंज्यूम करता है तो ये ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। ओजोन तब फॉर्म करता है व्हेन ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता है, यानी O2 + O तो बना जाता है O3, तो बन गया ओजोन। मेजर कॉज ओजोन डिप्लेशन का क्या है? तो ग्रुप ऑफ केमिकल जिसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जैसे कि फ्रियोन, CFC जो कि रेफ्रिजरेटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ये CFC एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये था ओजोन डिप्लेशन का। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन का। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। देखिए ये सन है, सोलर रेडिएशन आई, ये स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ ओजोन लेयर गुड ओजोन पाया जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए CFC ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ये ट्रोपोस्फेयर है। तो इस तरह से इसमें कुछ और भी बातें आपको लिखनी है अगर एग्ज़ाम में आ जाए। तो क्लोरोफ्लोरो के कारण, जो कि मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है। अब ओजोन डिग्रेडेशन हो रहा है तो ओजोन होल हो रहा है। एटमॉस्फेयर कंप्लीटली एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब क्या होगा, क्योंकि पहले अगर ओजोन थी तो वो क्या करती थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर हमारा वो एब्जॉर्ब करेगा जिसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम रहता है। UV रे डेंजरस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाती है, स्किन कैंसर हो जाता है, कॉर्निया फूल जाती है, कैटरेक्ट की समस्या आ जाती है। तो इस सब से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यह मॉन्ट्रियल कनाडा में सन 1987 में साइन किया गया। और 1987 में साइन हालांकि किया गया था, लेकिन 1989 से ये काबू में आया, मतलब कि एक्शन में आया, ताकि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो कि रिलीज किया जा रहा है उसे रोका जा सके। ये तब किया गया जब पता चल गया कि बहुत सारा नुकसान इससे हो रहा है। अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, यानी इसमें टॉपिक है सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन क्या है? फर्टाइल टॉप सॉइल मेक सेंचुरी टू फॉर्म। टॉप सॉइल जो हम देखते हैं जो काफ़ी फर्टाइल है, जिस पे कि क्रॉप ग्रो होती है, बहुत सारी सदियां गुजर गई तो जाके ये टॉप सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, ये इंसानों के कारण होता है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग यानी ये जो मवेशी होते हैं ये बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, ओवर ग्रेजिंग करा दी जाती है। ओवर कल्टीवेशन, लोग लालच में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन उसी ज़मीन पर करते हैं, और इतना लालच है कि पेड़ को भी नहीं रहने देते हैं, पेड़ को भी काट देते हैं। और इरिगेशन प्रैक्टिस भी लोगों को ठीक से आप कह सकते हैं ज्ञान नहीं है, इसके कारण हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा टॉप सॉइल है जिसे बनने में सदियां गुजर गई, ज़माने गुजर गए, उसका लॉस हो जाता है। और एरिड लैंड के फॉर्मेशन में यही लॉस हो जाता है, जिसके कारण डिजर्टिफिकेशन आ जाती है, यानी वो क्या हो जाएगी, वो ज़मीन डिजर्ट बन जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी। और सॉइल इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन भी काफ़ी रेट से बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, यानी सॉइल जो है सलाइन हो रहा है, नमकीन हो रहा है, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है वाटर का जम जाना, फंस जाना, और सॉइल सैलिनिटी यानी सॉइल में सॉइल सलाइन कितना हो गया, उसमें सॉल्ट की मात्रा कितनी आ गई। तो जब वाटर का ठीक से ड्रेनेज नहीं हो पाता है, वाटर ठीक से निकल नहीं पाता है, वाटर फंस जाता है, इसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाती है। और ये होता कहाँ है, तो मिट्टी में। अब जब वाटर वहाँ पे जमा हो जाएगा तो उसके कारण जो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, यानी जो वाटर में मिल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स डिसॉल्व कर जाते हैं आपस में, डिसोल्यूशन हो जाता है उनका।
ये सॉल्ट फिर सॉइल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक पतला सा क्रस्ट बना लेते हैं और प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनके चारों तरफ ये जमा हो जाते हैं। जैसे कि और ये जो अगर ये सैलिनिटी सॉइल में सैलिनिटी ये सलाइनपन अगर बढ़ता गया तो ये प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है और कृषि को भी डैमेज करता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या वाटर लॉगिंग की और सॉइल सैलिनिटी की बढ़ गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। तो जब फॉरेस्ट और ट्री को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है किसी एरिया में, लगातार काटा जाता है, कोई रोक नहीं रहता है, अंधाधुंध ये काम चलता है, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। और ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, मानव ही ये काटते हैं। आखिर कारण कौन कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन क्यों करना पड़ता है? कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू फार्मलैंड। पहला कारण है कि हमें जंगलों को खेती उपयुक्त ज़मीन चाहिए हमें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके कारण वनों की कटाई करनी पड़ती है। फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, वहाँ पे वृक्षों को काट दिया जाता है और फिर जो लैंड है उन्हें खेतीबाड़ी के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जब उन्हें जलाया जाता है तो बर्निंग स्टम्प्स, जब स्टम्प्स को जलाए जाते हैं तो वो राख बन जाती है और राख का यूज हम लोग एज ए फर्टिलाइज़र कर लेते हैं। जब क्रॉप को वहाँ पे बोया जाता है तो लैंड को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को रीजनरेट कर ले। लैंड डू नॉट गेट इनफ टाइम टू रिकवर। लैंड को ज़्यादा समय नहीं लगता है रिकवर करने में और वो फॉरेस्ट बना लेते हैं, अनफॉर्म फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फिर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। शहरीकरण के कारण फॉरेस्ट की अंधाधुंध क्लियरिंग हो रही है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन यानी फिर से फॉरेस्ट को रीस्टोर करना। ऐसा प्रोसेस जिसमें फिर से जिसमें कि वृक्षों को लगाया जाता है किसी जगह पर जहाँ पे कि फॉरेस्ट एक समय एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन अब उन्हें किसी कारणवश हटा दिया गया है तो वही जगह पे फिर से लगाया जाता है, तो ये होता है रिफॉरेस्टेशन। और ये नेचुरली भी होता है, समय के साथ ये खुद हो जाता है। प्रोसेस कैन बी स्प्रेड बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्विंग प्लांटिंग ट्री। और प्रोसेस को हम स्पीड भी कर सकते हैं अगर ह्यूमन बीइंग भी इसमें हाथ बटाए, वो प्लांट और ट्री वहाँ पे अगर प्लांट करने लगे तो। फिर है कि केस स्टडी ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्विंग फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपनी जानें भी दे दी हैं, जिसमें पहला नाम है अमृता देवी बिश्नोई का। बिश्नोई कम्युनिटी, जो बिश्नोई समुदाय था, बहुत ही अच्छे से नेचर में घुल मिल के तालमेल करके रहा करता था। 1731 में क्या हुआ, फॉरेस्ट नियर बाय देयर विलेज, उन्हीं के गांव में, वहाँ पे एक राजा थे जोधपुर के, और उन्होंने एक फरमान जारी किया कि शायद उन्हें महल बनवाने के लिए बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने नियर बाय फॉरेस्ट में अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप वहाँ पे जाइए और वहाँ के जितने भी वन हैं, संपदा है, वहाँ पे काट के लाइए ताकि लकड़ी का हम उपयोग कर सकें। अमृता देवी, उनका परिवार और उनके गांव के 200 लोग वृक्ष को बचाने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके सम्मान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड भी इंस्टीट्यूट किया जिनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये अवार्ड उस व्यक्ति या समुदायों को दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा साहस दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। फिर चिपको मूवमेंट क्या था, तो गढ़वाल रीजन में 1974 में वहाँ की महिलाओं ने वृक्षों को कटने से बचाया था, उन्हें गले पकड़ के, उन्हें गले मिल के। जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। इनका कहने का मतलब है कि लोकल कम्युनिटी भी, जो जन सामान्य है, वो भी वृक्षों को बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करे ताकि फॉरेस्ट भी डेवलप करे और इससे पर्यावरण का भी फ़ायदा हो, सरकार का भी फ़ायदा हो, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी है कि किस प्रकार से इन्हें ट्रीट करना है, तो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं।
दोस्तों इसका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फुल एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर देख सकते हैं।